चर्चा करें। जैसा कि सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक अध्ययन में हमेशा होता है कि कोई भी घटना समाज में जो होती है वो आकस्मिक नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे भी बहुत कार्य कारण संबंध होते हैं, बहुत कार्य कारण प्रक्रियाएं होती हैं। उसी के फलस्वरूप घटना का प्रादुर्भाव होता है, घटना होती है। तो पुनर्जागरण भी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन अनेक व्यक्तियों के सामूहिक ज्ञान एवं देश विदेश की अनेक जो परिस्थितियां उस वक्त की चल रही थी, उसका जो प्रभाव है, उसका जो परिणाम है, वो सब मिला जुला एक प्रभाव था, उसकी वजह से पुनर्जागरण काल जो है या पुनर्जागरण जो है प्रारंभ हुआ था। इसमें एक धर्म युद्ध, विशेष तौर पर धर्म युद्ध की यहाँ पर बात आ रही, क्योंकि धर्म के प्रति जो लोगों का जो उसमें कठोर अनुशासन जो रहा या कठोर अंकुश जो लोगों पर रहा था, उस युग की समाप्ति जो है वो उस पुनर्जागरण काल में हुई थी। तो इसमें धर्म युद्ध जो ईसाइयों के पवित्र स्थान जेरूसलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में लगभग 200 वर्षों तक युद्ध जो है लड़े गए थे, और इतिहास में ये जो युद्ध लड़ा गया था इसको धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों के समय में यूरोपवासी जो है वो रोमन साम्राज्य और पूर्वी देशों के संपर्क में आए, और उन्होंने इन जगहों से काफ़ी नई चीज़ें सीखी, और कई तर्क शक्ति या प्रयोग या वैज्ञानिक खोजों की इनकी जानकारी उनको मिली। काफ़ी कुछ संस्कृतियों का आदान प्रदान जो है इस दौरान हुआ। तो जो यूरोपवासियों में जो कूटमंडुकता जी थी उसकी जो है वो उसमें धीरे धीरे कमी आई, और एक प्रकार से एक नई प्रकार की सोच आई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई इस युद्ध की, कि इस धर्म युद्ध में ईसाइयों की पराजय हुई, और इससे जो पोप की जो सत्ता थी, चर्च की जो सत्ता थी, जो मुख्य चर्च के सारे जो पोप जो सबसे प्रमुख होता था उन सब में, उसका जो है उस सत्ता को ठेस पहुंची, और धीरे धीरे उसके जो कठोर जो नियम थे उन सब में धीरे धीरे शिथिलता आई, और एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो पुनर्जागरण के समय में इस धर्म युद्ध में ईसाइयों की हार की वजह से एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है यूरोप में पड़ने लगा। इसी प्रकार से व्यापार का विकास जो है, क्योंकि नए संपर्क हो रहे थे, नए लोगों के साथ में आना जाना हो रहा था, तो व्यापार वाणिज्य का काफी इस दौरान विकास हुआ। और इस व्यापार वाणिज्य के विकास का जो मेजर जो इसका प्रभाव रहा, क्योंकि कई जगहों पर नवीन नगर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बने, जहाँ पर विदेशी व्यापार भी आया करते थे, और वहाँ पर भी उनके विचारों के आदान प्रदान होते थे। बहुत सी नई चीजें लोगों के आपस में इस व्यापार के विकास में, केवल व्यापार ही नहीं होता, दूसरी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान एक प्रकार से हुआ है, और उसके अंतर्गत लोगों की चिंतन शक्ति में जो है वृद्धि हुई, और निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव इनमें रहा है। इसी प्रकार से अरबियों से जो संपर्क हुआ वो अपने आप में काफी कुछ प्रभावशाली रहा, क्योंकि यूरोपवासियों को पूर्वी देशों से जो संचित ज्ञान से परिचित कराने का जो काम है वो उन्हीं अरबवासियों ने किया था। और जैसे यूरोप के कई राष्ट्र ऐसे देश थे जैसे स्पेन, सिसिली, सार्डिनिया वगैरह, इसमें अरब के लोग बस चुके थे, और वो एक प्रकार से अरबी जो लोग थे वो स्वतंत्र चिंतक हुआ करते थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि वो भारतीय यूनानी संपर्क से आए हुए थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें हैं धर्मनिरपेक्ष ज्ञान विज्ञान की शिक्षा वगैरह इनको दी। तो उस तरह से देखा जाए तो एक प्रकार की नई विचारधाराओं का प्रभाव, एक प्रकार के नए विचारों का प्रभाव जो है वो भी यूरोपवासियों पर पड़ने लगा। इसी प्रकार से मंगोल साम्राज्य जो है 13वीं सदी के मध्य में एक विशाल मंगोल साम्राज्य स्थापित किया गया था, कुबलाई खान है। और इसमें जो है इस कुबलाई खां के दरबार के संपर्क में यूरोपवासी जो है वो काफ़ी आए, और उन्होंने साथ साथ में वो ज्ञान विज्ञान का भी संपर्क हुआ। इसी प्रकार से मुगलों के माध्यम से ही यूरोप में जो है चीन का जो आविष्कार, जिसको हम कागज और छापाखाना और ये बारूद की जानकारी इत्यादि जो है जो चाइना में प्रारंभ हुई, ये यूरोपियन लोगों को मिलने लगी। तो इस प्रकार से नए ज्ञान विचारों जो है वो उसके सामने आने लगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक नया वर्ग प्रारंभ उत्पन्न हुआ जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं। ये जो मध्यम वर्ग है ये इससे पहले कहीं नहीं था, लेकिन व्यापार के विकास के कारण नगरों में एक नए वर्ग का विकास हुआ जिसको मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता था। और ये जो मध्यम वर्ग है ये जो था इसने सारे कार्यों को हाथ में ले रखा था, क्योंकि व्यापारिक वर्ग के पास में
इतना धन था, पर लेकिन समय उनके पास नहीं होता था। लेकिन ये मध्यम वर्ग जो है ये इस प्रकार से उनके सहायता करता, तो शिक्षा और ज्ञान अर्जन में काफी विकास हुआ इस मध्यम वर्ग की वजह से। तो ये काफी प्रभावशाली कार्य के कारण भी रहा। नए देशों की खोज भी हुई और नए लोगों से मिलने से कई चीजें उन्होंने सीखी। वही बात है फिर से जिस पर अभी तक हम बात कर रहे हैं, इसका विचारों का प्रभाव और आदान प्रदान और इन सब जगह चीजों का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार से विज्ञान जो है, विज्ञान यानी कि यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कहूँगा कि एक प्रकार से एक नई अध्ययन पद्धति, क्योंकि इससे पहले तक धर्म और दर्शन के आधार पर सत्य की खोज की जाती या ज्ञान के बारे में खोज की जाती थी। अब उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक निरीक्षण, संकलन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण इत्यादि जो है वो सारी चीजें उसमें साथ में आने लगी। तो एक व्यवस्थित अध्ययन पद्धति जो है वो काम में आने की ली जाने लगी। और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान का जो प्रभाव है, इसने आगे चलकर एक बहुत मानसिक क्रांति को एक प्रकार से जन्म दिया और अंधविश्वास को लगभग समाप्त कर दिया। अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका